जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEDSV 101। इसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी 4 वीडियो और लेके आएंगे और इसके बाद इसकी एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। ये सारी वीडियो हम आज ही लेकर आ जाएंगे, इसलिए इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसे देखकर आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द करेक्टर पर्सनैलिटी पैटर्न्स। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो इसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होगा इसका, कि करेक्टर्स और पर्सनैलिटी का मीनिंग समझाना होगा कि इसमें करेक्टर क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें करेक्टर को। करेक्टर का मतलब है कि किसी व्यक्ति का मोरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल बिहेवियर है, उसको बोलते हैं करेक्टर। और पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति का ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसके इमोशंस कैसे हैं और दूसरों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके करने का तरीका कैसा है, तो इसे बोलते हैं पर्सनैलिटी। आप समझ गए करेक्टर क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो करेक्टर एंड पर्सनैलिटी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली इन एवरीडे लैंग्वेज, बट इन साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। तो करेक्टर बताता है कि इंसान कितना अच्छा है, जबकि पर्सनैलिटी बताती है कि इंसान दूसरों के सामने कैसे बिहेव करता है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन करेक्टर एंड पर्सनैलिटी पैटर्न्स कैन ऑफन डीप इनसाइट हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव। तो ये बताता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो इनकी रिलेशनशिप है वो क्या बताती है, ये इनका पैटर्न है वो क्या दिखाता है कि इंडिविजुअल कैसा बिहेव करेगा, थिंक करेगा, इंटरेक्ट करेगा वर्ल्ड के सामने या दूसरों के सामने। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका डिफाइनिंग करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें करेक्टर पैटर्न्स को। करेक्टर रेफर्स टू द सेट ऑफ moral and ethical qualities that guide an individual behavior. These qualities are typically shaped by early life experience, social influences, personal choices. Character encompasses values such as integrity, honesty, courage and responsibility. तो करेक्टर पैटर्न का मतलब है किसी व्यक्ति के मोरल बिहेवियर और वैल्यूज़ का पैटर्न जो दिखता है हमें, उसे बोलते हैं करेक्टर पैटर्न। तो इसमें हमें 2 चीज़ देखने को मिलती है, 2 या 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें एक तो दिखती है हमें ऑनेस्टी और क्या, डिसऑनेस्ट। ये क्या होता है, जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो हमेशा क्या है, सच बोलता है, और जो डिसऑनेस्ट पर्सन होगा वो क्या है, झूठ या धोखा देगा, झूठ बोलेगा या धोखा देगा। तो एग्जाम में अगर चीटिंग ना करना ऑनेस्टी का एग्जाम्पल है, तो इसी प्रकार क्या है, इसमें हमें क्या देखने को पड़ेगा, इनकरेज देखने को पड़ेगा, करेज। करेज और कोवर्डेंस हमें देख सकते हैं। अगर एक अच्छा करेक्टर वाला इंसान होगा, करेजियस पर्सन होगा, तो वो मुश्किलों का सामना करेगा, और इसमें इसी के अपोजिट अगर कोवर्ड पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इसमें पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी क्या होता है। ऑन द अदर हैंड is a broader and more stable set of traits, behavior and emotional patterns that define how a person typically reacts to a different situation। कि एक इंसान एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ट्रेड्स, बिहेवियर, इमोशनल पैटर्न कैसे होंगे। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट लाइफ एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू द एक्सपीरियंसेस। तो ये हमें ये दिखाता है कि कैसे करते हैं। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय बोथ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो उनकी पर्सनैलिटी है वो किस द्वारा शेप की जाती है, उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें वो रह रहा है, इस पर सारी चीज़ें उसकी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं करेक्टर के पैटर्न की, कि करेक्टर पैटर्न क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑनेस्टी और डेसिशिएट देखने को मिलेगा हमें। तो इसमें ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होगी, और डेसिशिएट क्या होता है, धोखा हो गया। तो एक ऑनेस्ट पर्सन हमेशा क्या होगा, सच बोलेगा, और डेसिशिएट डिसऑनेस्ट पर्सन होगा वो क्या करेगा, झूठ बोलेगा। इसी प्रकार क्या है, करेज और कोऑर्डिनेंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, साहस और डर होता है। एक करेजियस पर्सन होगा वो क्या करेगा, मुश्किलों का सामना करेगा। कोऑर्डिनेस पर्सन क्या करेगा, प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करेगा। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इरिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो होगा जिम्मेदार आदमी, एक गैर जिम्मेदार इंसान। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो अपनी ड्यूटी और कमिटमेंट्स को पूरी अच्छी तरीके से निभाएगा। उसी प्रकार इरिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करता है। फिर आता है इसमें इम्पैथी और इन डिफरेंस। इम्पैथी क्या होता है, सहानुभूति।
और इंडिफरेंस क्या होता है, उदासीनता। तो इसमें क्या होता है, इम्पैथेटिक पर्सन होता है ना, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है। इम्पैथी वाला इंसान दूसरों की प्रॉब्लम को समझेगा, दूसरों की फीलिंग को समझेगा। उसी प्रकार इंडिफरेंस पर्सन है, जो उदासीनता वाला इंसान है, वो दूसरों की प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं करता। उसके सामने कोई मरता हुआ होगा ना, वो उसे भी छोड़ दे, उसे कोई परवाह नहीं है। उसके सामने क्या है, एक इंसान होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, अगर वो लाश वगैरह को दिखेगा, ऐसी कंडीशन में इंसान को देखा तो उसको दया भावना आएगी उसमें। अगर नहीं आते हैं तो इनडिफरेंस पर्सन है। सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पल्सिवनेस, ये क्या होता है, तो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, जैसे आत्म अनुशासन, मैं अनुशासित हूँ, आप अनुशासित हैं। इसके अलावा क्या है, इम्पल्सिवनेस होता है, क्या होता है, आवेग वाला। तो इंडिविजुअल्स होता है ना, जो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होता है ना, वो सोच समझ कर डिसीजन लेता है कि आगे क्या से कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन आ सकती है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किसको दूसरे को क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार इम्पल्सिवनेस वाला इंसान क्या करेगा, बिना सोचे तुरंत डिसीजन ले लेगा, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। फिर देखते हैं इसमें पर्सनैलिटी पैटर्न्स क्या होंगे। तो पर्सनैलिटी पैटर्न्स बताते हैं कि एक व्यक्ति आमतौर पर कैसे बिहेव करता है। तो ये पर्सनैलिटी पैटर्न बताते हैं कि इस सिचुएशन में एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि भाई हाँ, ऐसी सिचुएशन में ऐसा इंसान ऐसी हरकतें करेगा। तो पर्सनैलिटी पैटर्न डिस्क्राइब ब्रॉडर बिहेवियर ट्रेंड्स दैट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। दे determine how individual interact with others, their environment and how they manage emotions। तो वो क्या बताता है कि वो कैसे मैनेज करेगा इमोशंस को। सम की पैटर्न्स पर्सनैलिटी इंक्लूड, इसमें कुछ की पैटर्न होते हैं जो क्या रखता है, द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। तो इसमें बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, ये पर्सनैलिटी को समझाने का सबसे फेमस मॉडल है। इसमें कैसे बताता है, एक आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है, तो अपने जो नए नए अनुभव होंगे ना वो उसको अपनाएगा। क्रिएटिव और क्रिशियस लोग नए आइडियाज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें ओपन टू एक्सपीरियंस होता है। अगला है कंसाइसेंटियस, ये क्या होता है, जो जिसे आप आमतौर पर क्या बोलते हो, कर्तव्यनिष्ठा। जो कंसाइंटियस है ये क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठा। जो ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा ना वो होगा ये कंसाइंटियस। दे टेंड टू बी गोल ओरिएंटेड, हार्ड वर्किंग, सेल्फ डिसिप्लिन। और लो कंसाइंटियस पर्सन होगा ना वो क्या करेगा, कॉरस्पेंड टू द केयरलेसनेस दिखाएगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाएगा, लैक ऑफ फोकस में फोकस नहीं होगा। अगला है एक्सट्रावर्जन, ये क्या होता है, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, जो सोशल और आउटगोइंग पर्सन होता है, दूसरों से मिलना जुलना उसे पसंद होता है, मतलब समाज से जुड़ा हुआ आदमी। अगला है एग्रीबिएबलनेस, ये क्या होता है, जो सहयोगी स्वभाव वाला होगा, एग्री करने वाला होगा, जो फ्रेंडली काइंड और कोऑपरेटिव पर्सन होगा वो होता है एग्रीबियलनेस। ठीक है। अगला है न्यूरोटिसिज्म, ये भावनात्मक अस्थिरता को दर्शाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील करेगा, वो क्या होगा, न्यूरोटिसिज्म होगा। दिस रेफर्स टू द इमोशनल स्टेबिलिटी। इंडिविजुअल्स हाई इन न्यूरोटिसिज्म टेंड्स टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस लाइक एंजाइटी, सैडनेस, एंगर मोर फ्रिक्वेंटली, while those low in neuroticism are generally more emotionally stable and resilient होगा। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट देखने को पड़ता है सोशल एंड इमोशनल पर्सनैलिटी पैटर्न। ये क्या होते हैं, सोशल एंड इमोशनली पर्सनैलिटी पैटर्न क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी पैटर्न होते हैं। इसमें क्या होता है, सोशली फ्रेंडली और जो ग्रुप एक्टिविटी होती हैं ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक्सट्रोवर्टेड जो बाहर जाके घूमते हैं, बाहर लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना होता है, ये वाले पर्सनैलिटी वाले इंसान होते हैं। इसमें क्या है, ये सोशल सामाजिक इंसान होगा, फ्रेंडली होगा और ग्रुप एक्टिविटी को ये पसंद करता होगा। इसी के अपोजिट दूसरा क्या होता है, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी पैटर्न होता है। ये थोड़े क्या होंगे, अंतर्मुखी होंगे, तो शांत स्वभाव होंगे, क्वाइट होंगे, अलोन टाइम स्पेंड करना बना पसंद करेंगे। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है, इनके अपोजिट होता है, जो कि क्या करेंगे, एक स्मॉल ग्रुप में क्लोज फ्रेंड भी रहना पसंद करेंगे। और ये क्या करते हैं, अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, कम लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मतलब एक छोटा इनका ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है। तो इट डज नॉट मीन दैन दे एंटी सोशल, इसका मतलब ये नहीं कि एंटी सोशल है, बट सिंपली दे रिचार्ज देयर प्राइवेट स्पेसिस, लेकिन उनका कुछ प्राइवेट स्पेस रखते हैं, वो लोगों के साथ कम मिलते जुलते हैं। तो इसमें टाइप ए वर्सेस टाइप ए बी पर्सनैलिटी आती है। तो अगर टाइप ए की बात करें तो इसमें क्या होगा, हाईली कम्पिटिटिव लोग होते हैं, एम्बिटियस होते हैं और जल्दी स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो जो ए टाइप की पर्सनैलिटी होती है वो हाईली कम्पिटिटिव होता है, एम्बिटियस होते हैं और ऑफन स्ट्रेस होते हैं। वहीं अगर टाइप बी की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ये लेस कम्पिटिटिव होते हैं, मोर रिलैक्स होते हैं और मोर इजी गोइंग होते हैं। तो ये क्या होंगे, काम होंगे टाइप बी वाले लोग, रिलैक्स होंगे और पेशेंट धैर्यवान होंगे, पेशेंस होगा इनके पास। इसी प्रकार अगर आगे बात करते हैं इमोशंस रेगुलेशन पैटर्न की, तो ये क्या होते हैं, जो इमोशंस होते हैं ना इंसान के, वो पर्सनैलिटी वाले पैटर्न्स कैसे दिखेंगे हमें।
तो इसमें क्या इमोशनली स्टेबल लोग देखने को मिलेंगे, जिसमें स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी क्या करेंगे, काम रहेंगे। तो उसे बोलते हैं इमोशनली स्टेबल इंसान या इमोशनली रेगुलेशन पैटर्न में ये क्या होंगे, बिल्कुल काम लोग होंगे। फिर आता है इमोशनली रिएक्टिव। तो ये कैसे लोग होंगे, इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं, छोटी बात पर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा फील करते हैं। तो ये होते हैं इमोशनली रिएक्टिव पर्सन। फिर आता है इसमें कैरेक्टर पर्सनैलिटी। ये कैसे होते हैं कि ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर कैरेक्टर की बात करते हैं और पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ये कैसे बात करते हैं, तो कैरेक्टर और पर्सनैलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैरेक्टर और पर्सनैलिटी एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा कैरेक्टर होगा अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो उसका अच्छा कैरेक्टर होगा। अगर इसी के एविल डायरेक्शन में देखें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस होता है कैरेक्टर का पर्सनैलिटी पर। कैसे इन्फ्लुएंस होगा, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो ए पर्सन मोरल कंपास एंड पर्सन वैल्यूज ऑफन शेप देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स। तो क्या होते हैं, उसके पर्सनल वैल्यूज होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को ट्रेड्स करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो समवन विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो क्या होता है, एक डेवलप कंसाइनियस पर्सनैलिटी का होता है कि हाईली कंसाइंटेनियस पर्सन होगा। फिर आता है पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करेक्टर डेवलपमेंट की। तो कैसे एक पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है करेक्टर के डेवलपमेंट में, तो एन इंडिविजुअल इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैन इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू डेवलप सर्टेन कैरेक्टर्स पैटर्न्स। फॉर इंस्टांस एन इंट्रोवर्टेड पर्सन माइट फाइंड इट more challenging to display outgoing behaviors, but through effort and social engagement they can still build empathy and responsibility। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो करेक्टर हमें बताता है कि इंसान मॉरली कैसा है, पर्सनैलिटी हमें बताती है कि इंसान सोशली और इमोशनली कैसा बिहेव करेगा। तो एक टीचर ऑनेस्ट है, हो सकता है, और फ्रेंडली पर्सनैलिटी भी हो सकती है। तो एक टीचर क्या है, ऑनेस्ट भी हो सकता है और फ्रेंडली भी हो सकता है। अगला इसमें आता है कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। तो एक जो कल्चरल है और एनवायरमेंटल प्रभाव है वो कैसे पड़ते हैं कैरेक्टर के ऊपर और पर्सनैलिटी के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे कैरेक्टर को और पर्सनैलिटी को वो कौन से होते हैं, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, हमारे फैमिली के, स्कूल के, सोसाइटी के, कल्चर के, फिर हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें क्या हैं हमारे ऊपर पड़ते हैं, इसके प्रभाव। अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हर कल्चर के अलग अलग वैल्यूज़ और बिहेवियर होते हैं, वो अपने को अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। इसी प्रकार सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स और सोशल इन्वायरमेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, फैमिली के लोग हो गए, वो क्या करेंगे, पेरेंट्स और फैमिली सबसे ज़्यादा इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। अगर स्कूल की बात करेंगे तो टीचर और स्कूल डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। सोसाइटी बताई दी आपको मैंने कि जैसे फ्रेंड्स और सोशल एनवायरनमेंट का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर है वो हर एक कल्चर के अलग अलग वैल्यूज़ ट्रेडिशंस होते हैं। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लाइफ एक्सपीरियंस से भी पर्सनैलिटी और करेक्टर डेवलप होते हैं। तो इसमें पहला कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से आते हैं, डिफरेंट कल्चर एम्फेसाइज वेरिंग करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स। कलेक्टिव कल्चर्स में पीस हायर वैल्यूज ऑन ट्रेड्स लाइक एग्रीबलनेस, कोऑपरेटिव, एम्पैथी, वाइल इंडिविजुअल्स कल्चर में प्रायोरिटाइज ट्रेड्स सच एज इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेजिलेंस एंड असर्टिवनेस। अगर सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो द एनवायरनमेंट इन पर्सन ग्रो अप प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। तो जैसे इन्वायरमेंट में वो बड़ा हुआ है तो वो उसको सेव करते हैं, उसके करेक्टर को और पर्सनैलिटी को। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, पीपल रेज इन द न्यूट्रिंग एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट्स ट्रेंड टू डेवलप हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसके पास क्या होगी, हायर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, पॉजिटिव करेक्टर होगा। वेयर एज दोज नेग्लेक्टफुल और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है ना, जो बच्चा पला बड़ा है नेग्लेक्टफुल और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, वो क्या होगा, एक मालाडेप्टिव पर्सनैलिटी पैटर्न्स को अडेप्ट करेगा। तो इसमें क्या है, चेंजिंग एंड डेवलपिंग करेक्टर पर्सनैलिटी को देखेंगे कि ये कैसी है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी है वो कैसे हुआ है उसको देखेंगे। तो बोथ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी आर सब्जेक्ट टू चेंज वाइल पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल, इट कैन बी शेप्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है पर्सनैलिटी को टाइम के साथ चेंज करके, जो पर्सनल एफर्ट है, सेल्फ अवेयरनेस ला के। जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो भी क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो धीरे धीरे रिबिल्ड होता है इंसान उसकी हरकतों से, उसके आसपास की इन्वायरमेंटों से, जो इन्फ्लुएंस होती है एक एक्सपीरियंस से, चैलेंजेस से और इंटेंशनल ग्रोथ एफर्ट से। तो इसमें करेक्टर डेवलपमेंट कैसी होगी और पर्सनल डेवलपमेंट कैसी होगी। तो करेक्टर डेवलपमेंट है तो जो आपको करेक्टर और पर्सनैलिटी है दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे करोगे, करेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी,
इसको प्रैक्टिस करके हम करेक्टर की डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातचीत करेंगे, उसका एक्सपीरियंस कराएंगे और इमोशनल कंट्रोल करना सिखाएंगे। इसको इम्प्रूव करके हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेकर हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक जितना हमने किया है उसको पूरा कंक्लूड करके आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन। इस क्वेश्चन में हमें वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना। तो कम्युनिकेशन के दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है हमारा वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल इंटरेक्शन। दोनों मिलकर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन आर टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस दैट प्ले डिस्टिंक्ट बट complementary role in how humans convey message, emotions and intentions। तो कैसे बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के मैसेज को कैसे पास करते हैं। बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर क्रिशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोनों टाइप जरूरी हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वेदर इन पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल सेटिंग और सोशल इन्वायरमेंट। चाहे कोई भी टाइप का इन्वायरमेंट हो, सभी में कम्युनिकेशन के लिए दोनों टाइप की होना जरूरी है। लेट्स ड्राइव डीपर इनटू द बोथ फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वर्बल इंटरेक्शन को। वर्बल होता है जैसे कि हम मौखिक और शब्दों को बोलकर संचार करते हैं ना, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल इंटरेक्शन। तो वर्बल इंटरेक्शन का मतलब है वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेशन करना। ये कम्युनिकेशंस बोलकर, स्पोकन या रिटन दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वर्बल कम्युनिकेशंस रेफर्स टू द यूज ऑफ स्पोकन और राइटिंग वर्ड्स टू कन्वे ए मैसेज। It involves language and it is an essential aspect of human interaction. Verbal communications can occur in many forms such as conversations, speech, debates, lecture, phone calls, written tests like mails, letter, books। तो ये किसी प्रकार में से हो सकते हैं। तो इसमें कन्वर्सेशन हो गई, क्लासरूम टीचिंग में कक्षा में पढ़ाना हो गया, स्पीच देना हो गया, फ़ोन कॉल पे आप बात कर रहे हो अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, ईमेल भेजना हो गया किसी फॉर्मली कंपनी को, लेटर भेजना हो गया जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लेटर भेजना हो गया, बुक्स के लिए हो गया। तो ये हमारा क्या है, वर्बल इंटरेक्शन है। तो इसमें की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं वर्बल इंटरेक्शन के, तो उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा लैंग्वेज। वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू होती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज, तमिल, पंजाबी, इसके थ्रू क्या है हमारी कम्युनिकेशन होती है, उससे वर्बल इंटरेक्शन होता है, वो किसी लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन होना चाहिए, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए ताकि लिसनर आसानी से उसे समझ सके। टोन ऑफ वॉइस का होना जरूरी, आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप किस तरह की टोन को यूज़ करते हैं उससे भी मीनिंग चेंज हो सकता है। तो क्या है, आपकी टोन से मीनिंग चेंज होता है, इमोशंस चेंज होते हैं, सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें अगर आप मान लो कि वेरी गुड, तो आप क्या है स्माइल के साथ बोलोगे तो इसमें क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। अगर गुस्से में बोलोगे तो मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ कांड हुआ है, आप शाबाशी उल्टे वे में दे रहे हो कि हाँ कर दिया कांड, तो वो वाला हो गया, टोन ऑफ वॉइस हो गई। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफन डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। जो कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है वर्बल कम्युनिकेशन, वो क्या है, डिपेंड करती है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। अगर कल्चरल नॉर्म्स में यूज़ किया गया है, सोशल सेटिंग्स में, प्रायर रिलेशन में, जो कि इन्फ्लुएंस करती है हाउ लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड। फिर आता है फीडबैक एंड रिस्पॉन्सेज। कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें लिसनर तुरंत क्वेश्चन पूछ सकता है और स्पीकर आंसर दे सकता है। कोई भी आंसर मिल जाए उसका एक रिप्लाई या फीडबैक होता है, जिससे आंसर कंप्लीट हो जाता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए फीडबैक और रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है वर्बल इंटरेक्शन के, तो कोई भी आप कन्वर्सेशन दे सकते हो, ए कैजुअल टॉक बिटवीन टू पीपल डिस्कसिंग देयर डे, जॉब इंटरव्यू और बिजनेस नेगोशिएशन। कोई भी आमतौर की दिनचर्या है उसकी बात करना, जॉब इंटरव्यू की बात करना और बिजनेस नेगोशिएशन की बात करना, एक कन्वर्सेशन हो सकती है। कोई पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है या फिर रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसमें लेटर, मेल्स, बुक, आर्टिकल्स वेयर थॉट्स आर शेयर्ड इन रिटन फॉर्म, जहाँ पर क्या है थॉट्स रिटन फॉर्म में शेयर किए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन वर्बल इंटरेक्शन की। ये क्या होते हैं, अमौखिक संचार जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो नॉन वर्बल इंटरेक्शन का मतलब होता है बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन करना। कैसे करोगे, इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, इन सभी का प्रयोग होता है। तो कभी कभी बिना बोले भी हम क्या है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ यूज होगी वो भी देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स। बिना वर्ड्स का यूज किए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। इंस्टेड
इट रिलाइज ऑन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज। तो हम जो नॉन वर्बल क्यूज है उनका उपयोग करके मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। वाइल वर्बल कम्युनिकेशन फोकस ऑन वर्ड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, रेनफोर्सिंग मैसेज एंड कन्वेइंग अनस्पोकन थॉट्स। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉन वर्बल इंटरेक्शन के, उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी की मूवमेंट्स मैसेज को एक्सप्रेस करती हैं। कैसे एक्सप्रेस करती हैं? जैसे कि स्ट्रेट खड़े होना क्या दिखाता है? हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो चेहरे के हमारे हाव भाव बहुत ज़रूरी हैं। फेस से इमोशंस का पता चलता है। स्माइल से हैप्पीनेस, अगर सैड होगी तो फेस पर सैड फेस होगा तो सैडनेस दिखेगी, एंग्री फेस होगा तो एंगर दिखेगी। तो इस प्रकार फेशियल एक्सप्रेशन बहुत दिखाता है, आपकी कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। ठीक है, अगला है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या होगा इसमें? आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट को शो करता है। आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना कभी कभी क्या है, नर्वसनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन करते हो तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी होती है, जिससे आपका क्या कॉन्फिडेंस शो करता है। आप जो इन्फॉर्मेशन बात कर रहे हो उस पर एक ट्रस्ट दिखाता है। अगला है इसमें गेस्चर। गेस्चर क्या होगा? जैसे कि आपके हैंड मूवमेंट्स या कोई सिग्नल दोगे, जैसे कि थम्स अप मतलब गुड हो गया, या हैंड वेव हाथ हिलाओगे तो हेलो का मतलब हो गया, या फिर हेड नोड गर्दन हिलाओगे, हेड नोड क्या बोलते हैं? गर्दन को ऊपर नीचे हिलाओगे तो यस, गर्दन को लेफ्ट या राइट हिलाओगे इसका मतलब नो हो जाएगा। तो ये आपका गेस्चर्स होते हैं जिससे इशारे देते हैं, उससे पता चलता है। पोस्चर और मूवमेंट्स का भी होता है। तो बैठे या खड़े होने का तरीका भी मैसेज देता है कि कैसे आप बैठे हो, कैसे आप खड़े हो, उसके तरीके से भी एक मैसेज आता है। अगर आपका स्ट्रेट पोस्चर होगा, आप स्ट्रेट खड़े हो सीधे, तो आप क्या है कॉन्फिडेंस को दिखाओगे। अगर आप स्लाउचिंग कर रहे हो तो आप क्या है उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा। आप कोई बात कर रहे हो, आप सिर में हाथ मार रहे हो, आप मुंह खुजा रहे हो, आप कंधे भी खुजा रहे हो, तो मतलब क्या है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। तो पोस्चर और मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है प्रोमैक्सीज, जो कि पर्सनल स्पेसिस होते हैं। ये क्या होते हैं? पर्सनल स्पेस जिसे प्रोमैक्सीज बोलते हैं, वो दूसरों की कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है वो दिखाता है। हर कल्चर में पर्सनल स्पेस अलग अलग होता है कि कितना स्पेस है, तो इसे बोलते हैं प्रोमैक्सीज। फिर आता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है? दिस इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ वॉइस अदर देन द वर्ड्स देमसेल्फ। तो इसमें इनके क्या इंक्लूड होता है? एस्पेक्ट ऑफ वॉइस देन दी वर्ड्स सच एज टोन, पिच, रेट, वॉल्यूम। तो इसमें क्या है? टोन की वैल्यू होती है, पिच की वैल्यू होती है, रेट की, वॉल्यूम की वैल्यू होती है। अगर आप क्या है आप स्पीकिंग लाउडली करोगे, तेज़ बोलोगे, तो ये क्या है आपकी या तो एक्साइटमेंट को दिखाएगा, या फिर आप गुस्से में हो तब तेज़ बोलोगे, या फिर आप वाइल स्पीकिंग सॉफ्टली आप दयालुता से बोल रहे हो, तो ये एक अफेक्शन और सैडनेस को दिखाता है कि आप मरी मरी आवाज़ में बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो आपको कुछ आ नहीं रहा है, फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगला है इसमें टच। क्या होता है? हैंड शेक करना, हग करना, या फिर पैट ऑन द बैक भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। पैट ऑन द बैक पीठ को थपथपाना होता है। ठीक है, पैट ऑन बैक। तो ये क्या है? इंटरेक्शन है, जो फिजिकल टच दिखाते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, वार्मथ, केयर, अफेक्शन और सपोर्ट को दिखाते हैं। तो ये दिखा दिया पैट ऑन द बैक, पीठ को थपथपाना हो गया। इसके एग्जांपल है नॉन वर्बल इंटरेक्शन के, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी पोस्चर और प्रोमैक्सीज, जो आपको पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो दोनों कम्युनिकेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? रेनफोर्समेंट, कॉन्ट्राडिक्शंस, सब्सटीट्यूशंस। तो ये इस प्रकार क्या है अपने इसको रिजल्ट को दिखाता है। कैसे दिखाएगा? इसके रिलेशनशिप को कैसे बयां करेंगे हम? अगर रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो ये होता है सहयोग। तो वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज सेम मैसेज देते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते वक्त आप स्माइल करोगे तो क्या है, दोनों मैसेज एक साथ पास हो रहे हैं। तो नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन एम्फसाइज द क्लैरिटी ऑफ द वर्बल मैसेज। फॉर इंस्टेंस सेइंग आई एम हैप्पी विद ए बिग स्माइल, तो आप क्या है आई एम हैप्पी बोल रहे हो, स्माइल के साथ बोल रहे हो, तो ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट। अगला है इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस। इसमें विरोधाभास को दिखाता है। कभी कभी वर्ड्स कुछ और बोलते हैं और बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं बोल दूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका फेस क्या है सैड हो। उसके वर्ड्स क्या बता रहे हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके फेस से ठीक नहीं लग रहा। आप नहीं बोलते हो, मम्मी बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं आप बोलोगे नहीं मम्मी ठीक तो नहीं लग रहा, आप उदास उदास लग रहे हो, आप बोल ठीक रहे हो। तो वो वाला है कॉन्ट्राडिक्शंस को दिखाता है। तो यहाँ वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज क्या है मैच नहीं होते हैं। फिर आता है इसमें सब्सटीट्यूशन, एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। कभी वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो सिर्फ क्या है हैंड वेव करके हेलो बोल देना ही इनफ होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में समटाइम्स सब्सटीट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन की जगह ले लेता है। ए सिंपल वेव्स और थम्स अप अपने पूरे मोमेंट को, पूरी कन्वर्सेशन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरक होता है। तो टीचर पढ़ाते वक्त
बोलने के साथ साथ हैंड गेस्चर्स का भी यूज़ करते हैं कि इधर इधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, इस प्रकार। इससे स्टूडेंट्स को क्या है और अच्छे से समझ में आ जाता है, या पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इन मैनी केसेस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज वर्क्स टुगेदर टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक दूसरे के वो पूरक होते हैं। एक अगर वर्बल बोलेगा तो नॉन वर्बल चीज़ आगे उसको कंप्लीट कर देगी, नॉन वर्बल होगा तो उसके साथ बोलोगे तो वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर वाला इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया है, ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज एडजस्टमेंट, व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताना है कि एडजस्टमेंट क्या है, फिर एडजस्टमेंट के पुश और पुल फैक्टर की हमें एक्सप्लेनेशन देनी है या व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा। तो एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति न्यू सिचुएशन, चैलेंजेस, चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग, बिहेवियर और इमोशंस को एडजस्ट करता है। समझ गए क्या होता है एडजस्टमेंट? जब हम बदलती हुई सिचुएशंस के हिसाब से खुद को बदलना सीखते हैं उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं चीज़ें इस टाइप चल रही है, नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, नहीं। अगर मैं समय के साथ बदल के उसके साथ अपने चेंजेस ले आऊँ और उसके साथ क्या है अपने सामंजस्य बिठा लूँ तो उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स रिएक्ट एंड अडेप्ट टू न्यू चैलेंजेस सिचुएशन। तो नई चैलेंजेस, नई सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग वंस थॉट, बिहेवियर, इमोशंस टू कोप विद द एनवायरमेंटल और पर्सनल चेंजेस। जिसके साथ क्या करता है वो इन्वॉल्व कर देता है थॉट्स को, बिहेवियर को, इमोशंस को एनवायरमेंटल और पर्सनल चेंजेस के साथ। एडजस्टमेंट कैन रेफर टू द ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस। जो एडजस्टमेंट होती है वो रेफर करती है ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशन इंक्लूडिंग सोशल, इमोशनल, मेंटल एडेप्शंस एंड बोथ माइनर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लाइफ। इन साइकोलॉजी adjustment is essential for achieving well-being and maintaining stability of face of stress change। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी होती है। जो एडजस्टमेंट ना वो आपको आगे ग्रो करने के लिए, फ्यूचर में आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टर्म एडजस्टमेंट है वो अप्लाइड किए जा सकते हैं बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में। कैसे कर सकते हैं हम? तो कितने ये क्या है टाइप ऑफ एडजस्टमेंट बताया गया है। ये कितने टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है? पहला एडजस्टमेंट आपका सोशल एडजस्टमेंट। तो नए लोग और सोसाइटी के साथ जो मिलकर रहना होता है उसे बोलते हैं सोशल एडजस्टमेंट। तो न्यू स्कूल या न्यू ऑफिस में आप एडजस्ट होते हो तो उसे बोलते हैं सोशल एडजस्ट। अडेप्टिंग टू द न्यू सोशल इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप और सोशल एक्सपेक्टेशन। तो ये एग्जांपल दिए गए हैं। अगला है इमोशनल एडजस्टमेंट, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना, फेलियर के बाद भी खुद को मोटिवेट करना। ये क्या होता है? इमोशनल एडजस्टमेंट। लर्निंग टू हैंडल इमोशंस सच एज मैनेजिंग स्ट्रेस, सैडनेस, एंगर इन वे दैट हेल्प मेंटेन मेंटल हेल्थ, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखता है। इसमें ए पर्सन माइट एडजस्ट इमोशनली आफ्टर लॉस ऑफ ए लव वन बाय फाइंडिंग वेज प्रोसेस ऑफ ग्रीव एंड हेल्थियर मैनर। अगला है कोग्निटिव एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? जो मानसिक समायोजन होता है, अपनी थिंकिंग और बिलीफ्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। जो आपकी थिंकिंग होती है और जो आपके बिलीफ्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना, ये होता है कोग्निटिव एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वन थिंकिंग पैटर्न्स टू मैच रियलिटी, जो कि रियलिटी के साथ मैच करता है। दिस कैन इन्वॉल्व चेंजिंग एटीट्यूड, जो एटीट्यूड को चेंज करता है, बिलीफ्स को दैट आर अनरियलिस्टिक एंड maladaptive such as overcoming negative thinking during the challenging life event। अगला है बिहेवियरल एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? आपका व्यवहार कैसा है उसके साथ आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को बदल लोगे। तो ऑफिस के रूल्स को फॉलो करना इसी के अंदर आता है। चेंजिंग वंस एक्शंस टू अलाइन विद ए न्यू सिचुएशन, एक नई सिचुएशन के साथ अलाइन करना चेंजिंग वंस रिएक्शन होता है। दिस कुड मैन मॉडिफाइंग वन बिहेवियर टू फिट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए न्यू रोल एंड अडेप्टिंग। तो आपके खुद को मॉडिफाई कर लेना एक आदमी के बिहेवियर को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, रोल ऑफ न्यू अडेप्टिंग। तो डिफरेंट एनवायरमेंट कंस्ट्रेंट्स होता है। अगला है पुश एंड पुल फैक्टर्स एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? तो पुश फैक्टर्स वो नेगेटिव कंडीशन होती है जिससे व्यक्ति को करंट सिचुएशन छोड़कर चेंज करने के लिए मजबूर करते हैं। तो पुश फैक्टर क्या है? नेगेटिव कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या करना आता है, व्यक्ति को करंट सिचुएशन छोड़कर चेंज करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इसमें क्या है, पहले देखते हैं इसमें पुश फैक्टर एडजस्टमेंट को। तो पुश फैक्टर एडजस्टमेंट आर द दोज एलिमेंट्स और कंडीशंस दैट मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू सीक चेंज और एडजस्टमेंट। तो कई ऐसे कंडीशंस और फैक्टर हो जाते हैं जो उसको कंडीशन चेंज करने के लिए मजबूर कर देते हैं। दीज फैक्टर्स दैट आर पुश एंड इंडिविजुअल्स आउट ऑफ देयर करंट स्टेट। तो वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को पुश करते हैं उसकी करंट सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को छोड़ने के लिए, बिकॉज दे फील इट इज़ कंफर्टेबल एंड अनसस्टेनेबल। तो वो उसको मजबूर कर देते हैं सिचुएशन को ऐसा फील बनाने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए।
पुश फैक्टर आर टिपिकली नेगेटिव इन नेचर। जो पुश फैक्टर होता है वो टिपिकली नेगेटिव होता है नेचर में। इट इन्वॉल्व्स नीड टू इसकी प्रॉब्लमेटिक और लेस फेवरेबल कंडीशन में होता है। इसके क्या एग्जाम्पल है? पुश फैक्टर क्या इंक्लूड करता है? अनहेल्दी एनवायरनमेंट को। इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? पुश फैक्टर में क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होता है अनहेल्दी एनवायरनमेंट। अगर घर, स्कूल या ऑफिस का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल हो तो इंसान चेंज चाहता है कि उसे चेंज होने चाहिए। इफ़ ए पर्सन इज लिविंग इन एनवायरनमेंट दैट इज हॉस्टाइल, स्ट्रेसफुल, अनहेल्दी सच एज abusive relationship, toxic workplace और dangerous neighborhood that may be motivated to adjust a new और healthier environment, तो उसे उस environment को बदलने का मन करेगा कि मैं इसे छोड़ दूँ। अनमेट नीड्स बोलते हैं उसे। तो अधूरी आवश्यकताएं होती हैं। अनमेट नीड्स को अधूरी आवश्यकताएं बोलते हैं। जब इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल नीड्स पूरी नहीं होती है तब अनमेट नीड होती है। व्हेन एन इंडिविजुअल इमोशन, सोशल और फिजिकल नीड्स आर नॉट बीइंग मेट दे में सीक चेंजेस एडजस्टमेंट, तब वो क्या है? एडजस्टमेंट चाहता है। अनस्टेबल लिविंग कंडीशन, तो उसके जो लिविंग कंडीशन है वो अनस्टेबल हो, अस्थिर हो, जॉब इनसिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर पॉलिटिकल इशू हो। तो व्हेन ए पर्सन फेसेस अनस्टेबल और इनसिक्योर लिविंग कंडीशन, ये इस प्रकार की कंडीशन वो झेल रहा हो तो वो क्या करेगा? एडजस्टमेंट चाहता है। नेगेटिव इमोशंस और उसके पास स्ट्रेस हो, ये कब होता है? उसके पास स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस हो गए तो एंजाइटी, डिप्रेशंस, डिससेटिस्फैक्शन, एडजस्टमेंट के लिए वो उस चीज़ों को क्या है? पुश करते हैं। तो क्या होगा? एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन विद ए लाइफ कैन पुश एन इंडिविजुअल टू मेक सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस। अगला है कल्चरल और सोशल एलिनेशंस। तो सोशल और कल्चरल आइसोलेशन हो गया, समाज से अलगाव हो गया, अलग होना। जब किसी को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना तो वो अकेला फील करता है। इफ़ समवन फील्स alienated or associated due to cultural differences और लैक ऑफ बिलोंगिंग्स इन देयर कम्युनिटी, जब उसे अपनी समाज में, कम्युनिटी में अलग थलग फील किया जाता है तो वो अकेला फील करता है, तो वो ऐसा बताया गया है। अब पुल फैक्टर एडजस्टमेंट की बात करेंगे कि पुल फैक्टर एडजस्टमेंट क्या होता है। तो पुल फैक्टर वो पॉजिटिव कंडीशंस होती है जो किसी व्यक्ति को बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उसमें जो इंसान है उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पुल क्या होगा? अपनी तरफ खींचने वाले फैक्टर्स हैं, वो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जो हमें बेहतर अवसरों की ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो पुल फैक्टर्स ऑन द अदर हैंड आर द दोज कंडीशन और फैक्टर दैट अट्रैक्ट्स एन इंडिविजुअल टू मेक चेंजेस टू एडजस्टमेंट इन देयर लाइफ, उसकी लाइफ में चेंजेस के लिए उसे अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ये क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अपॉर्चुनिटी है दैट पुल एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर एडजस्टमेंट की तरफ। पुल फैक्टर आर टिपिकली मोटिवेटिंग फैक्टर्स। पुल फैक्टर होते हैं वो क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं दैट ऑफर द प्रोमिसेस ऑफ ए बेटर सिचुएशन और इम्प्रूव्ड सर्कमस्टांसेज। इसके क्या एग्जांपल हैं पुल फैक्टर्स के जो कि इंक्लूड करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ में? तो जिसमें बेटर जॉब, एजुकेशन या करियर की तरफ उसे क्या है? चेंज करने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एडजस्टमेंट चाहते हैं। इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन हो तो उसे बेटर लिविंग कंडीशन है, सेफ इन्वायरमेंट, अच्छे हेल्थ केयर और बेटर फैसिलिटीज़ मिल रहे हो। द एल्योर ऑफ ए बेटर क्वालिटी लाइफ सच एज सेफ इन्वायरमेंट, बेटर हेल्थ केयर और मोर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन कैन पुल ए पर्सन टुवर्ड ए न्यू लाइफस्टाइल लोकेशन। अगला है डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ। जब उसकी नॉलेज, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का इसे मौका मिले तो वो डिज़ायर होती है उसे पर्सनल ग्रोथ की। अगला है सोशल कनेक्शंस एंड सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट कैसे मिलेगा? फैमिली और फ्रेंड्स का उसे सपोर्ट्स मिलना क्या होता है? पॉजिटिव और सोशल सपोर्ट्स होता है। तो अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी दैट शेयर्स वंस वैल्यूज इंटरेस्ट कैन बी पावरफुल फैक्टर। द डिजायर्स टू कनेक्ट विद ए लाइक माइंड इंडिविजुअल्स और रिन्यूट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्राइव ए पर्सन टू एडजस्ट टू ए न्यू सोशल सेटिंग। तो इसमें क्या होता है? फैमिली और फ्रेंड्स का इसे सपोर्ट मिलता है जिसमें सोशल कनेक्शन और सपोर्ट दिखता है। अगला है अट्रैक्शन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो उसे नए एक्सपीरियंस, नए अनुभव का अट्रैक्शन होता है। कैसे? नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना और नई स्किल्स सीखना, ये उसे क्या है? अट्रैक्ट करता है चेंजेस के लिए। अगला है कल्चरल अपील। बेटर कल्चर और वैल्यूज़ की तरफ उसे अट्रैक्ट होगा। तो सम इंडिविजुअल्स आर पुल टुवर्ड क्या है? स्पेसिफिक कल्चर्स और लाइफस्टाइल दैट ऑफर देम फ्रीडम, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस दे विश टू अडोप्ट, वो उसे क्या है? उसे स्वीकार करना चाहता है। तो द बैलेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर के बारे में बात की गई है। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे उसके बारे में बात की है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है एडजस्टमेंट का जो पुश और पुल फैक्टर है, जो दोनों एक साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो सम माइट लीव देयर जॉब ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। कई लोग जॉब छोड़ते हैं डिससेटिस्फैक्शन की तरफ,
बट मूव टू ए न्यू सिटी बिकॉज इट ऑफर्स बेटर जॉब मार्केट, लेकिन दूसरी सिटी में चले जाते हैं बेटर जॉब मार्केट के लिए, तो उसे बोलते हैं पुल। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, पुश भी कर रहा है पुल भी कर रहा है। इन दिस वे इंटरेक्शन ऑफ बोथ पुश एंड पुल फैक्टर कैन लीड टू कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा। जैसे आपने आंसर दिया है उसी के हिसाब से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको कंक्लूड करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वू आर पीयर्स, एक्सप्लेन वैल्यू डेवलप्ड थ्रू द पीयर्स। पीयर्स कौन होते हैं और पीयर्स के माध्यम से वैल्यू डेवलपमेंट की हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सबसे पहले समझना है कि पीयर्स कौन होते हैं। पीयर्स मैं बता दूं आपको, वो लोग होते हैं जो सेम एज, सेम क्लास, सेम स्टेटस या सिमिलर एक्सपीरियंस रखते हैं। तो पीयर्स मतलब हमारे फ्रेंड्स, क्लासमेट, टीममेट्स, हमारे कोवर्कर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनके साथ हम रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, ये हमारे बिहेवियर, थिंकिंग और वैल्यूज़ को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उसे बोलते हैं पीयर्स। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। पीयर रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स वो आर इक्वल स्टेटस, सिमिलर एज, पोजीशन, एक्सपीरियंस विद ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। पीयर्स आर दोज विद whom एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट। तो ये क्या होते हैं, पीयर्स वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, सच एज फ्रेंड्स, क्लासमेट, कोवर्कर्स और इंडिविजुअल्स इन द सेम कम्युनिटी। अगर सेम कम्युनिटी में क्या है, सोशल सर्कल। पीयर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, दे ऑफन सर्व एज ए कोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो पीयर बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो सर्व करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, सपोर्ट, इंटरेक्शन फ्रॉम फॉर एन इंडिविजुअल स्पेशली ड्यूरिंग की डेवलपमेंट स्टेजेस लाइक एडोलेंसिस। तो अब बात करते हैं इसमें कि पीयर्स, समझ गया पीयर्स क्या होता है, कि पीयर्स मतलब हमारे फ्रेंड, क्लासमेट, टीममेट जो हमारे सेम एज के हो, सेम ग्रुप हो, सेम एक्सपीरियंस हो, जिसके साथ हम रेगुलर इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वैल्यू डेवलपमेंट है थ्रू पीयर्स के थ्रू, क्या क्या होगी हमारे अंदर। क्या है वैल्यू डेवलपमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति में कैसी गुड वैल्यूज़ आएंगी, कैसे गुड वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होगा हमारे अंदर, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, डिस्प्ले क्या है, डिसिप्लिन का होगा और काइंडनेस का होगा। तो ये अच्छे वैल्यू डेवलपमेंट हमारे अंदर अच्छे होंगे, वो पीयर्स के थ्रू कैसे होंगे उसकी बात की गई है। तो इसमें कैसे कैसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू पीयर्स कैसे होगा, वो होगा सोशलाइजेशन एंड रोल मॉडल्स के थ्रू। तो समाजीकरण के थ्रू, समाजीकरण के थ्रू कैसे होगा, तो पीयर के साथ रहकर स्टूडेंट क्या करेंगे, सोसाइटी के रूल्स और गुड बिहेवियर्स को सीखेंगे, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे और रिस्पेक्ट देना सीखते हैं कि कैसे उसको रिस्पेक्ट देंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पीयर ऑफन सर्व एज ए रोल मॉडल फॉर बिहेवियर, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड व्हाट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल इन सोशल सेटिंग्स। Through interactions with peers, individuals learn how to act, communicate, behavior in different environment। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बात हो गई। तो एग्जाम्पल में जैसे क्लासमेट के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ करने से क्या है, कोऑपरेशन और टीम वर्क डेवलप होता है। फिर इसी प्रकार क्या है, हम ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आता है इसमें पीयर प्रेशर होता है। ये पीयर प्रेशर कैसे होता है कि जो पीयर प्रेशर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है, एक नेगेटिव पीयर प्रेशर होता है। तो पॉजिटिव पीयर प्रेशर की बात करें तो जो फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें कि अगर पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन और हेल्दी हैबिट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम भी क्या है उन्हें फॉलो करेंगे। दो दोस्तों की बात हो रही है, एक दोस्त अच्छा बिहेव करता है तो दूसरा दोस्त भी क्या सीखेगा, मैं इससे ज़्यादा इंप्रूव करके ज़्यादा अच्छा सीखूँ। एक स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, उसकी टेक्निक्स अपनाएगा कि मैं भी इससे अच्छा सीखूँ। तो ये होता है पॉजिटिव पीयर्स। तो अगर पढ़ाई, डिसिप्लिन और हेल्दी हैबिट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम भी उसे फॉलो करते हैं। जैसे फ्रेंड्स के साथ डेली स्टडी करना, ये पॉजिटिव पीयर के अंदर आता है। अगर नेगेटिव पीयर प्रेशर की बात करें तो अगर जैसे कि फ्रेंड्स सर्कल की बात करते हैं कि अगर फ्रेंड्स चीटिंग, स्मोकिंग या फिर बैड हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो उनका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। दोस्त बोलेगा कुछ नहीं होता यार, एक सुट्टा मार ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, एक सिप ले ले ड्रिंक की, कुछ नहीं होता। पर वो क्या है, एक सिप की ड्रिंक आगे जाके क्या होता है, उसकी हैबिट बन सकती है। तो ये नेगेटिव पीयर प्रेशर के अंदर आता है। तो गलत कंपनी की वजह से स्टूडेंट की स्टडीज़ और बिहेवियर दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, ये नेगेटिव पीयर प्रेशर के अंदर आता है। आप इसको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं या दी गई है उसके थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। अगला है ग्रुप नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो ग्रुप नॉर्म्स की बात करें तो हर पीयर ग्रुप के अपने रूल्स और वैल्यूज़ होते हैं। स्टूडेंट धीरे धीरे उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ग्रुप नॉर्म्स एंड बिलीफ्स होते हैं। तो एक ग्रुप क्या है, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस देता है।
तो नए मेंबर्स भी क्या है वही वैल्यूज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। एवरी पीयर्स ग्रुप टेंड्स टू डेवलप इट्स ओन सेट ऑफ नॉर्म्स रूल्स एंड वैल्यूज़ दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो क्या है जो ग्रुप के रूल नॉर्म्स और बिलीफ्स होते हैं वो नया मेंबर भी से अडोप्ट कर लेता है। दीज नॉर्म्स आर शेयर्ड बिलीफ्स अबाउट द व्हाट राइट और रॉन्ग, कि क्या सही और गलत है, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ये चीज़ स्वीकार्य है और अनस्वीकार्य है एक ग्रुप के अंदर है। तो फॉर इंस्टेंस ए ग्रुप फ्रेंड्स में कलेक्टिवली वैल्यू ट्रेट्स लाइक लॉयल्टी, ऑनेस्टी और काइंडनेस। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अगला है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। तो ये कैसे प्रतिक्रिया देना हो गया, प्रोत्साहन करना हो गया, रीइंफोर्समेंट क्या होता है प्रोत्साहन करना हो गया। तो पीयर्स एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, कैसे देंगे, उसके गुड बिहेवियर पर एप्रिसिएशन मिलता है और रॉन्ग बिहेवियर पर करेक्शन मिलता है। इस वैल्यूज़ ये क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इनकी वैल्यूज़। तो क्या है पीयर्स प्रोवाइड फीडबैक्स ऑन अदर बिहेवियर्स विच प्ले क्रिशियल रोल इन डेवलपमेंट वैल्यूज़। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा सच एज प्रेज और अफरोल होगा, वो इंकरेज करेगा इंडिविजुअल को उसके लगातार जो कर रहा है उसको सही दोबारा करता रहे। और जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा वो क्या करेगा क्रिटिसाइज करेगा उसे, क्या करेगा एक्सक्लूजन करेगा, डिस्करेज करेगा उसके एक्शन को कि उसे ठीक करो भाई तुम, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो। अगर स्टूडेंट सच बोलता है और फ्रेंड्स उसकी तारीफ करते हैं तो वो क्या है उससे ऑनेस्टी डेवलप होगी, वो आगे और सच्चे बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अगला आता है इसमें कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशंस। तो फ्रेंड्स के बीच में कभी कभी क्या है डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना जो इसको पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्या सीखते हैं इससे, पेशेंस, टॉलरेंस और फेयरनेस सीखते हैं। इन पीयर इंटरेक्शंस कन्फ्लिक्ट्स में अराइज ड्यू टू डिफरिंग वैल्यूज। क्यों अराइज होते हैं कन्फ्लिक्ट, क्या हो उससे डिफर वैल्यूज़ होगी, आपके डिफर बिलीफ्स होंगे, डिफर ओपिनियंस होंगे। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली रोल एक डेवलपमेंट में करती है जो कि उसकी वैल्यूज़ को डेवलप करती है। कैसी डेवलपमेंट होती है, एम्पैथी की, फेयरनेस की, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स की होती है। तो इस प्रकार क्या है कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो शेयर्ड एक्सपीरियंस साझा अनुभव कैसे होता है, तो पीयर के साथ मिलकर एक्टिविटी करने से वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। तो जैसे कि स्पोर्ट्स टीम में स्टूडेंट क्या सीखते हैं, टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप, कोऑपरेशन सीखते हैं। तो पीयर ग्रुप्स ऑफन फॉर्म बेस्ड ऑन शेयर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड्स और गोल्स। तो पीयर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं बेस शेयर करते हैं इंटरेस्ट को, बैकग्राउंड्स को, गोल्स को। दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। तो जो शेयर्ड एक्सपीरियंस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट किसकी, वैल्यूज़ की, आइडेंटिटी की, और हेल्प टू रेनफोर्स कॉमन वैल्यूज़, जो कि हेल्प करते हैं रेनफोर्स कॉमन वैल्यूज़ को। इसमें एग्जांपल आपको बता दिया गया है कि स्पोर्ट्स टीममेट्स में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर लीडर्स, कि इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है पीयर लीडर्स का। विद इन ए पीयर ग्रुप्स देयर आर ऑफन इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्ट एज ए लीडर और इन्फ्लुएंसर। एक ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो लीडर की तरफ या इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव करते हैं। दीज पीयर लीडर्स में हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ द वैल्यूज़। उनका क्या है, जो लीडर्स होते हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिहेवियर पर, ग्रुप के बिहेवियर पर। एक पीयर लीडर वो प्रमोट्स एथिकल बिहेवियर, एक जो पीयर लीडर होता है वो एथिकल बिहेवियर शेयर करता है, सेल्फ डिसिप्लिन करता है और रिस्पेक्ट करता है दूसरों के लिए, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा ग्रुप की वैल्यू सिस्टम को। अगर कन्वर्सली एक पीयर लीडर है वो इंगेज करता है रेकलेसनेस, हार्मफुल बिहेवियर को, वो एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करेगा। अगला है कल्चरल ट्रांसमिशन एंड अडेप्शन। तो कल्चरल लर्निंग कैसे होगी, ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के फ्रेंड्स होते हैं वो एक साथ रहकर स्टूडेंट कल्चरल डाइवर्सिटी को समझाते हैं। इससे क्या डेवलप होता है, आपके रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और इक्वलिटी डेवलप होती है। पीयर ग्रुप्स प्ले a role in the transmission of cultural values, customs and traditions. Together their interactions, individuals learns about cultural practices, social expectations and ग्रुप स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सीखते हैं। इसमें आता है पीयर स्पोर्ट्स एंड मोरल डेवलपमेंट। ये कैसे होता है, पीयर स्पोर्ट्स कैसे होता है और मोरल डेवलपमेंट कैसे हमें देखने को मिलता है। पीयर ग्रुप ऑफन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट्स। पीयर ग्रुप क्या करते हैं, इमोशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं विच कैन बी क्रिटिकल इन द मोरल डेवलपमेंट, जो कि मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। पीयर कैन ऑफर एडवाइस। तो पीयर्स क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, इंकरेजमेंट दे सकते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं मोरल डिलाइलामास को। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एथिकल डिसीजन, जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एथिकल डिसीजन को इम्प्रूव करने में। तो ये पीयर सपोर्ट और मोरल डेवलपमेंट दिखाते हैं। द रोल ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो जो पीयर इन्फ्लुएंस करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन के, जैसे कि एडोलेसेंस में स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। पीयर्स
के इन्फ्लुएंस से उनकी थिंकिंग, बिहेवियर और वैल्यूज़ शेप हो जाती है। इस प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होती है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज लर्न थ्रू द peer interactions. Adolescents, adolescents in a particular are the critical stage of developing their personal identities. तो ये क्या होता है, एक क्रिटिकल स्टेज होती है किसी भी पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। पीयर ग्रुप ऑफन प्लेज ए सेंटर रोल इन दिस प्रोसेस। जो पीयर ग्रुप होता है वो एक सेंटर रोल प्ले करता है, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है इस चीज़ को करने के लिए। अगला है इस क्वेश्चन का कंक्लूजन, जो हमने पूरा क्वेश्चन किया है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है, पीयर ग्रुप के रोल को सीखा है, उसको कंक्लूड करके आपको इसमें बताना है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें समझना है कि मीडिया क्या होती है। मीडिया कम्युनिकेशन का एक पावरफुल मीडियम है जो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाता है। तो ये होता है मीडिया का रोल, कि मीडिया क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ गए मीडिया क्या होता है। आज के टाइम में मीडिया के कई फॉर्म्स हैं। प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया जैसे कि टीवी, रेडियो। डिजिटल मीडिया भी है जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया हो गया जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, एक्स जिसे ट्विटर पहले बोलते थे वो एक्स है। तो ये क्या है, मीडिया सोसाइटी और लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, रोल एंड फंक्शन ऑफ मीडिया। द मीडिया प्लेज ए पाइवटल रोल इन द शेपिंग सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इन पब्लिक, एंटरटेनिंग एंड एक्टिंग एज ए वॉच डॉग फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही तगड़ा पिलर है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है। विद इट वेरियस फॉर्म्स, ये इतने फॉर्म्स में पाया जाता है जो मैंने बताया था। इट सर्व्स एज ए पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर। लेकिन आज ये क्या है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज ये इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो वही काम है कि जो जिसका पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार की है। आजकल सरकार का तोता बोल रहा है तो उसी के पक्ष में बोल रहे हैं, ना नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह कुछ दिखा रहे हैं। हर चीज़ की मतलब प्रदूषण के भी फायदे गिना रहे हैं। इस लेवल तक गिर चुके हैं। जो इथेनॉल की वजह से जो पानी बर्बाद हो रहा है उस चीज़ के फायदे गिना रहे हैं। तो इस तरीके से आज के दिन मीडिया गिर चुकी है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है तो इसके रोल को देखना होगा। तो रोल ऑफ मीडिया क्या है, सबसे पहले इसमें मीडिया का रोल क्या है, इन्फॉर्मेशन डिसएमिनेशन को देखना है। तो ये है, हमें जानकारी देता है। डिसएमिनेशंस, मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, लोगों तक सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, जैसे कि न्यूज़, वेदर अपडेट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताना और इलेक्शन न्यूज़ वगैरह देना, ये मीडिया का काम है। तो रोल ऑफ मीडिया में बात करें तो सबसे पहला रोल हो गया जानकारी देना। वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ द मीडिया इज़ टू प्रोवाइड टाइमली, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। लेकिन आज के दिन ना ये टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ना ही एक्यूरेट, झूठी। जो देश में रियल सिचुएशन है वो उसको तो बता ही नहीं रहे, रील वाली चीज़ें बता रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, कोई नहीं बता रहा। इथेनॉल के कारण कितना पानी का नुकसान हो रहा है, कोई नहीं बता रहा। देश के अंदर क्या जो जॉब के क्राइसिस हैं, रोज़गार कितने नीचे लेवल पर आ चुका है वो नहीं बता रहे हैं। एजुकेशन लेवल कितने निचले स्तर तक पहुँच रहा है, कितने घोटाले कोई नहीं बता रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल क्रैश हो चुका है, सरकारी योजनाएं बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं, वो कोई नहीं बता रहा है। तो ये क्या है, बिल्कुल आजकल आउटडेटेड हो गया है चीज़ें। मीडिया आउटलेट्स सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज एज conduits of information ensuring that people are informed about national and global events। तो इसमें क्या है, न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह इसके अंदर आती है। फिर आता है इसमें एजुकेशन देना। तो मीडिया लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू क्या नॉलेज देते हैं, जैसे कि एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोज़। जैसे कि आज के दिन लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, किसने, अंजना जी ने, आज तक के जो हमारी मीडिया रिपोर्टर हैं उन्होंने बोल दिया 2 कौड़ी के क्या हैं, पढ़ाने वाले हैं। उनको कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं, लेकिन हाँ सही बात बोल रही है वो। आजकल सारी नॉलेज तो मीडिया के पास चली गई है, तो क्या पता वो ठीक ही बोल रही होंगी, उनके पास बहुत पैसे हैं ना, सरकार ने ठूस ठूस के भर दिए। तो एजुकेशन पर बताते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं, डिस्कवरी चैनल वगैरह दिखाते हैं जिससे आपको एजुकेशन मिलती है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। तो मीडिया आल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेटिंग द पब्लिक, नॉट जस्ट बाई प्रोवाइडिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट आल्सो
बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स डेवलप देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस। तो कैसे कैसे करके ये इन चीज़ों पर हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगला है ये हमें इंटरटेनमेंट भी देते हैं। आजकल मीडिया केवल क्या है, इंटरटेनमेंट के रह गया है, रिपोर्टिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये तो दी नहीं जाती उनसे। एंटरटेनमेंट ये रोज़ मजाक ही करते हैं हर चीज़ का। मीडिया एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। कैसे? ये मूवीज़ दिखाते हैं, टीवी शोज़ दिखाते हैं, म्यूज़िक दिखाते हैं, स्पोर्ट्स दिखाते हैं, वेब सीरीज़ दिखाते हैं। ये लोगों को रिलैक्सेशन और इन्जॉयमेंट देता है। एंटरटेनमेंट इज अनदर की फंक्शन ऑफ मीडिया। द मीडिया प्रोवाइड्स ए वास्ट array of entertainment opinions to cater the varied taste of the audience. Television shows, movies, music, online streaming platforms, video games, social media all contribute to their entertainmental sector, offering viewers an escape, relaxation and cultural engagement. तो कल्चरल एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? एंटरटेनमेंट बहुत सारे मीडिया जो कि ब्रिंग्स डिफरेंट कल्चर टुगेदर, जो बहुत सारे कल्चर को हमारे पास लेकर आता है, तो जिससे कल्चर एक्सचेंज होता है। शोकेसिंग आर्ट, म्यूजिक टुगेदर, स्पोर्ट्स वगैरह दिखाते हैं, जिससे कल्चर एक्सचेंज होता है। एक दूसरे देश में, विदेश में एक दूसरे में कल्चर एक्सचेंज होता है। अगला है पब्लिक ओपिनियन शेपिंग। तो जनमत कैसे बनाते हैं? मीडिया लोगों की थिंकिंग और ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है। न्यूज़, डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू क्या है, लोग के इशू को समझाता है। इलेक्शन के टाइम टीवी डिबेट्स और न्यूज़ पब्लिक ओपिनियंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो मीडिया आजकल क्या है, सरकार की दलाली कौन करने आ गया? मीडिया ही आ गई है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आता, सरकार की तरफ से मीडिया ही लड़ती है, वही उसके पक्षधर हैं। मीडिया plays a crucial role in shaping public opinions by presenting information, offering analysis, encouraging discussions. तो मीडिया क्या है, बहुत सारे क्रिटिकल रोल प्ले करती है पब्लिक ओपिनियन शेपिंग में थ्रू एडिटोरियल पीसीज, डिबेट्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मीडिया आउटलेट्स हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, पर्सपेक्टिव एंड पॉलिटिकल सोशल इश्यूज। तो ये एजेंडा सेट करती है, लोगों के सामने असली मुद्दों को रखती है। वॉच डॉग फंक्शन, लोकतंत्र की प्रहरी है ये। कैसे? मीडिया गवर्नमेंट और सोसाइटी पर नज़र रखती है कि कौन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी पॉलिसी सही है कि नहीं है। सोसाइटी पर नज़र रख रही है कि समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर करप्शन या कोई गलत काम होता है तो मीडिया उसे पब्लिक के सामने लाती है। इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। लेकिन आज के दिन ये कुत्ता सोया हुआ है, ये पिलर गिर चुका है, लोकतंत्र का चौथा पिलर गिर चुका है। क्योंकि आजकल तो मीडिया सरकार को डिफेंड कर रही है, उसको रोक रही है। आज तक के भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पर चल रहा है। इसको रोकने की बात को लेकर आए थे ना मोदी जी। आज के दिन भ्रष्टाचार सबसे चरम पर चल रहा है। डॉलर की कीमत क्या बता रहे थे? रुपए की कीमत इतनी कर देंगे, डॉलर के बराबर कर देंगे। आज के दिन 100 पर आने को हो रहा है, 100 रुपये $1 के बराबर आने को हो रहा है। ये आज के दिन कीमत कर दी इन्होंने देश की। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रोल्स ऑफ द मीडिया इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज एक्टिंग एज ए वॉच डॉग। जर्नलिस्ट एंड इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर्स स्क्रूटनाइज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो स्क्रूटनाइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, करप्शंस को, इंस्टीट्यूशंस को, एक्सपोजिंग करप्शंस को, ह्यूमन राइट वायलेशंस को, एब्यूज़ ऑफ पावर, किसी पावर का अब्यूज़ कर रहे हैं। आज के दिन क्या है, 180 में से 154 पे हमारी मीडिया पहुंच गई है, 151 पे पाकिस्तान की मीडिया हमारी मीडिया से बेटर हो गई है। ये हमारे दिन आज के दिन मीडिया की कंडीशन है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को डिसाइड करती है कि उसको अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेही मांगती है कि भाई हाँ बताओ इस चीज़ को क्या है। अगला है सोशल चेंज। मीडिया सोशल अवेयरनेस क्रिएट करती है। कैसे? कंपेन्स चलाती है। कैसी कंपेन चलाएगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, सेव एनवायरनमेंट, एंटी ड्रग कंपेन चलाती है, जिसमें क्या है, सोशल चेंजेस आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या है, जो बेटियों को भ्रूण हत्या हो रही थी उसको बराबर करने के लिए। स्वच्छ भारत, जो भारत में गंदगी थी उसको सही करने के लिए। हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। एंटी ड्रग, जो ड्रग नशा पता फैल रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये एडवोकेसी करती है। अगला है पॉलिटिकल फंक्शंस। राजनीतिक भूमिका कैसे निभाती है? मीडिया इलेक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल इशू की इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें सिटीजन क्या करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं कि कैसे हमें डिसीजन लेना है, किसको हमें वोट करना है, किसको नहीं करना। तो मीडिया प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप थ्रू इलेक्शन कवरेज, पॉलिटिकल डिबेट्स, इंटरव्यूज विद लीडर्स, डिस्कशन ऑन पॉलिसीज इशू। मीडिया एजुकेट्स द पब्लिक अबाउट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स। तो मीडिया किसके बारे में बताती है? एजुकेट करती है लोगों को, पब्लिक जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बारे में, पार्टीज़ के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, और लोगों को हेल्प करते हैं एक उनके वोटिंग डिसीजन को बनाने में। वो कैंपेन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चलाते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स रोल क्या है इनके, आर्थिक भूमिका कैसी है? मीडिया बिजनेस को प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने का प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इकोनॉमी और बिजनेस
ग्रोथ में हेल्प करते हैं। द मीडिया आल्सो हैज़ एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल इन सोसाइटी। इट इज़ जस्ट एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट बट आल्सो ए मेजर इंडस्ट्री। ये एक मेजर इंडस्ट्री भी है जो कि एडवर्टाइजमेंट करती है, जिससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है मीडिया के लिए, जो इनेबल करती है एक बिजनेस को अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए और प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग इसके थ्रू भी होती है। अगला है क्या फंक्शन है मीडिया का। अब मीडिया के फंक्शंस को जानेंगे। पहला फंक्शन क्या है मीडिया का, सर्वेलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, निगरानी करना। सर्वेलेंस है इसका एक फंक्शन। तो मीडिया सोसाइटी और वर्ल्ड में होने वाले इवेंट्स पर नज़र रखती है। नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक, इलेक्शन अपडेट्स, इन चीज़ों पर नज़र रखती है। तो रियल टाइम रिपोर्टिंग करती है। अगला है इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस, विश्लेषण करती है। मीडिया सिर्फ न्यूज़ नहीं बताता है बल्कि उसका एनालिसिस भी करता है। कैसे, एक्सपर्ट्स किसी इशू को डिटेल में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करके, जैसे कि फ्रेमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट को करके। अगला इसमें आता है हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण करके। मीडिया लोगों को सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज़ और कल्चर को सिखाता है। टीवी सीरियल्स और एजुकेशन प्रोग्राम से गुड बिहेवियर हमें सीखने को मिलता है, लेकिन लोग क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, इससे गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस होता है सोशल नॉर्म्स पर। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो कल्चरल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। मीडिया कल्चर, ट्रेडिशंस और हेरिटेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाते हैं, जैसे कि फोक डांस, फेस्टिवल, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो हम त्यौहार वगैरह मनाते हैं, तो सारे, तो कल्चर को क्या है, ग्लोबलाइजेशन करता है। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशंस, मनोरंजन करवाता है। मीडिया क्या है, स्ट्रेस को कम करता है और लोगों को रिलैक्स फील करवाता है, जैसे कि मूवी, म्यूजिक और स्पोर्ट्स दिखा के एंटरटेनमेंट करता है। अगला है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ा है मीडिया का कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी पर, हमें क्या चीज़ देखने को मिली है। तो इसमें क्या है, द रोल ऑफ फंक्शन एंड मीडिया हैव ओनली ग्रोन मोर सिग्निफिकेंटली इन द डिजिटल एज। ये डिजिटल एज में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द मीडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़। तो केवल मीडिया है वो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नहीं करती है, एंटरटेनमेंट नहीं करती है। जो इंटरेक्शन है ऑडियंस के बीच में और मीडिया के बीच में, वो बहुत डायनेमिक हो गया है। पीपल एक्टिवली इंगेज हो गए हैं और शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं अपने कमेंट पर, उनको नीचे उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है, डिजिटल जर्नलिज्म हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसका हमने पूरा सॉल्यूशन देखा है, और ये इसका क्या है, कंक्लूजन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फ्री में असाइनमेंट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिस पर आप अपने असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी कंटेंट चाहिए आपको, स्टडी कंटेंट, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें पा सकते हैं। मिलते हैं अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।